भावेश। यस, अगर मैं बात करूं एरे की, तो हमने देखा था कि एरे हमारे पास में एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस तरह का? एक ऐसा कलेक्शन जहां पर सेम वैल्यूज या सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। जैसे इंटीजर का एक एरे बन गया, ठीक है, एक कैरेक्टर का एरे बन गया, या हमारे पास में फ्लोट का एक एरे बन गया। अब एरे की जरूरत क्या है ये हम देख चुके हैं कि अगर हमें 10 नंबर का सम करना है, 10 नंबर में से मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 अलग अलग वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेकिन उन 10 वेरिएबल को क्रिएट करने से बेटर वो बेसिकली 10 वेरिएबल मेमोरी में अलग अलग स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे और अलग अलग प्लेसेस पर भी क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करने के बजाय क्या कर सकते हैं, एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। और हम जैसा एरे सी में पढ़ चुके हैं वैसा ही यहाँ पर सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो एरे के जो एलिमेंट्स है वो सेम मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेंगे। प्लस अगर हम एरे में 10 नंबर्स पुट करना चाहें उस कलेक्शन में, तो 10 नंबर हम अलग अलग इंडेक्सेस पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक इंडेक्स को हम एक्सेस करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये तो हो गया उसके सिंटेक्स का पार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट मेंशन किए हैं उनको अभी आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि यहाँ पर मैंने ARR नाम से एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, और इसमें यहाँ पर मैंने उसका इंडेक्स नंबर ब्रैकेट में हमें पुट करना है। इन ब्रैकेट्स को मैंने कहा था आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट्स तो बोलते हैं, बट एरे के साथ इनको सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट C++ में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ में होता है यूज, तो हम इसको आगे चल के देखेंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने एरे के साथ नेम के साथ 0 लिखा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। फर्स्ट इंडेक्स मतलब कि 0 इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ही हम हर एक इंडेक्स पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स नंबर 0 पे 10 वैल्यू हो गई, 1 इंडेक्स पे 20 वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बात आती कि यहाँ पर एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन तरीका वही है कि सबसे पहले हमें किस टाइप की एरे क्रिएट करना है वो लिखना होगा, यानी कि डेटा टाइप, देन एरे का नेम, और बेसिकली उसमें कितने मेंबर्स या कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन हमें क्रिएट करना है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटीजर की एरे बनाई f नाम की, और वो 5 मेंबर्स की एरे है। तो इसमें इंडेक्सेस जो होंगे वो 0 to 4 होंगे। टोटल मेंबर्स जो होंगे, टोटल वैल्यूज तो डेफिनेटली 5 होंगी, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 to 4 होते हैं। ये सेम कंसेप्ट जो हमने सी में देखा है। क्या प्लस मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर जो आप साइज लिख रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और अगर हम बात करें 0 इंडेक्स की, तो 0 इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट एलिमेंट जो होगा, जैसे कि अगर साइज 5 है तो फोर्थ जो इंडेक्स होगा वो लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहले भी देख चुके हैं। अब बात आती है कि जो एरे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिंपली हमने जो एरे क्रिएट की, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट की, तो हम एरे के अगर एरे में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज रहता है या उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो यूज करने से पहले एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो अभी हम बाय यूजिंग प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पर ये है कि जैसे कि अगर मैंने F5 लिखा, ठीक है, अगर मैं इस एरे के साइज की बात करूं, तो क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और 5 की हमारे पास में 5 एलिमेंट्स की एरे है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज कितनी हो जाएगी, F एरे की या F वेरिएबल की 10। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, सेम विथ एरे। तो एरे के नेम में ही उसका बेस एड्रेस रिमेन रहता है, रिटेन रहता है। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पर एरे का एड्रेस कंसिडर किया 1000, तो हमें पता है बाकी के एड्रेसेस जो अलग अलग इंडेक्सेस के हैं वो किस तरह से एक्सेसिबल होंगे, उसमें हम +2 करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन के और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम इनको प्रोग्राम के साथ डिस्कस करेंगे।
ऐसे ही हम चाहें तो सिंपली एरे को क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यूज जो है वो बाद में भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन असाइन या इनिशियलाइज करना जरूरी है। असाइन हम बाद में करते हैं और इनिशियलाइज की अगर हम बात करें तो जैसे ही हमने एरे क्रिएट किया तो सिंपली वैल्यूज इसमें इस तरीके से इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करें तो एरे को एक्सेस करने के लिए सिंपली एरे का नेम और इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे पुट करना होता है। अब बात करते हैं एरे के टाइप्स की। तो बेसिकली दो तरह की एरे होती हैं, एक तो 1D एरे और दूसरा होता है हमारे पास में एरे का कंसेप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे में ही हमारे पास में 2D और 3D जितनी भी एरेज होती हैं उनका कंसेप्ट ऐड होता है। ठीक है, तो ये एरे के दो टाइप्स हैं। और अगर हम बात करें 1D एरे की, तो 1D एरे पे प्रोसीड करने से पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जितना भी कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया वो बिल्कुल सी जैसा था जो आप सी में पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर हम बात करें एरे के पहले टाइप की, तो बेसिकली पहला टाइप होता है 1D एरे। ठीक है, जब हम एरे के एलिमेंट्स को एक रो या कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंपली 1D एरे कहलाता है, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि अगर हम रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो 1D एरे कहलाएगा। सिंपल एग्जांपल्स है 1D एरे के, कि यहाँ पर जैसे कि अगर x एक इंटीजर की एरे है, बेसिकली 1D एरे है, ऐसे ही फ्लोट की एरे हो गई और ऐसे ही कैरेक्टर की एरे। हालांकि कैरेक्टर एरे के केस में अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अब अगर हम बात करें 1D एरे के प्रोग्राम्स की, तो अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन प्रोग्राम को टर्बो C++ की विंडो से आप लोगों को एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। अब उनके बीच में किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो एक बार वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। और अगेन मैं टर्बो C++ की विंडो अभी यहाँ पर आप लोगों से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो विंडो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, तो अगर हम बात करें फर्स्ट प्रोग्राम की, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में 1D एरे का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखें अगर हम बात करें 1D एरे की, तो बेसिकली जब हमारे पास में एक सबस्क्रिप्ट जिसको कि हम यहाँ पर रो कंसिडर करते हैं, रो या कॉलम आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर जब एक सबस्क्रिप्ट देते हैं यानी कि एक ही साइज दे रहे हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट का एक ही रो या कॉलम का साइज दे रहे हैं, तो उसको हम 1D एरे बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1D एरे को क्रिएट किया है, प्लस उसमें मेंबर्स भी क्या किए हैं, असाइन किए हैं। ठीक है, उसमें उसके इंडेक्सेस पे वैल्यूज भी असाइन की है। तो ये सिंपली हमारे पास में 1D एरे है। अब जैसा कि भावेश आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि अगर हम यूजर से साइज का इनपुट लेना चाहें तो अब इसका आंसर क्या होगा वो एक बार मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली जब भी हम यहाँ पर साइज देते हैं एरे के केस में, तो कभी भी हम साइज यहाँ पर जो है वो वेरिएबल, लेट्स से कि जैसे मैंने SZ या साइज के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, तो वो मैं यहाँ पर C++ और C के केस में पुट नहीं कर सकती। वेरिएबल कभी भी एरे के सबस्क्रिप्ट में हम नहीं पुट कर सकते, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आप चाहे
तो साइज जो है, जैसे आप लोगों ने सी में डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे डेफिनेटली हैश डिफाइन से जो है वो साइज को डिक्लेयर करें, तब आप यहाँ पे साइज यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, अब मैं इस कंसेप्ट को बीच में से बता रही हूँ, हालांकि मैंने सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग इसको डिस्कस नहीं किया है, तो इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज ना हो, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना था, इसलिए मैं ये टॉपिक बता रही हूँ। यहाँ पर इस केस में आप साइज को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन एरे के सबस्क्रिप्ट के केस में अगर आप वेरिएबल रखते हो तो वो अपने आप में एक रॉन्ग कंसेप्ट है, वो एरर है। अभी अगर आप ये लिखेंगे तो ये सही है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सिंपली हैश डिफाइन से एक कांस्टेंट बनाया है, उसको मैं डेफिनेटली एरे के साइज में यूज कर सकती हूँ, बट वेरिएबल नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हैश डिफाइन का कंसेप्ट हम आगे चल के वापस डिस्कस करेंगे। तो अभी इस केस में मैंने यहाँ पर साइज लिया है 5, ठीक है। अब तो यहाँ पे 5 मेंबर्स की एरे कंपाइलर एक क्रिएट करेगा, प्लस अगर मैं हर एक इंडेक्स की वैल्यू की बात करूं तो 1 to 5 यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में। और अब आपको पता है कि एरे के मेंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर सिंपली लूप यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लूप यूज किया है। पहला इंडेक्स हमें पता है 0 होगा और जो एंड इंडेक्स होगा वो होगा 4। तो जब इस पर्टिकुलर लूप के एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो जब आई की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी, यानी कि 4th इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये प्रोग्राम, ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया, यानी कि नेक्स्ट रो में डिस्प्ले ना करवा कर मैंने उसको एक रो के फॉर्म में डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को ऐड करने से पहले, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम 1 लिखा, 1 यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, आई मीन टू से कि जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जब आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, नेक्स्ट एलिमेंट की नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो मैंने यहाँ पर सिंपली टैब यूज किया। आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन यानी कि बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम की समरी हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर ये इस तरीके से आउटपुट आपको विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे प्रोग्राम पर कंटिन्यू करें। तो ये था हमारे पास में एरे का फर्स्ट प्रोग्राम, जहां पर हमने एलिमेंट्स को क्या किया, बेसिकली असाइन करके और एरे के वैल्यू एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब इस प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एरे को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और डिक्लेयर करने के बाद अगर हम इसमें एक भी एलिमेंट असाइन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट एरे की जो वैल्यूज है वो गार्बेज रहती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इस केस में एरे को सिंपली फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाया, यानी कि गार्बेज वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया है कि मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन की है, ऐसे ही 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन की है, और यानी कि यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने होंगे 5। तो मैंने 0 to 4 इंडेक्सेस पे क्या किया है, अलग अलग वैल्यूज को असाइन की है, ठीक है। और इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर लूप यूज किया है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूं तो इस लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एरे को हमने सिंपली डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के साथ ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज रहेगी। तो अब इसके अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट रहेगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एरे जो थी वो उसमें कुछ भी वैल्यूज असाइन नहीं की हुई थी, इसलिए 1 और नेक्स्ट जो आपके पास में रो में डिस्प्ले हो रहा है 1348 1324 ये गार्बेज वैल्यूज है। लेकिन जब हमने एरे के एलिमेंट्स को असाइन कर दिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
जब 1 बाय 1 करके असाइन किया तो सिंपली अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो प्रॉपर वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट सिंटैक्स के रिगार्डिंग या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरे के प्रोग्राम्स में लूप को 1 बाय 1 करके पूरा डिस्कस नहीं किया क्योंकि लूप टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का तरीका वही होगा जैसा कि हमने लूप के केस में डिस्कस किया था। बस नया क्या है कि एरे को हम कैसे वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो बेसिकली एरे के मेंबर्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 मेंबर्स की एक एरे क्रिएट की है और यहाँ पर इन मेंबर्स में मैंने वैल्यूज यानी कि उस कलेक्शन में मैंने वैल्यू असाइन की है 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इतने से ही एरे की बात करूं, मतलब टोटल 6 मेंबर्स के एरे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 मेंबर्स को यानी कि 3 इंडेक्सेस पे वैल्यू असाइन की है, इनिशियलाइज की है। अब अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा दूं, ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास में कुछ भी कोड नहीं है और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं इन वैल्यूज को, तो जितने भी रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 0। ठीक है, लेकिन मैंने उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यानी कि देखें यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे यहाँ पर 2 है और 3 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 इंडेक्स पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम हर इंडेक्स पे इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ऐसे ही मैंने 4th इंडेक्स पे भी एक वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, लेकिन मैंने 5th इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। हमें पता है कि ये अगर 6 एलिमेंट्स की एरे है तो यहाँ पर जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 to कितने होंगे हमारे पास में, टोटल 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो लूप चलाया है वो 0 to 5 तक ही चलाया है, यानी कि जब यहाँ पर ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी तो ट्रू होगी, आगे लूप कंटिन्यू होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास में जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली जो आउटपुट डिस्प्ले करवाया है उस केस में यहाँ तक 4 तक तो मेंबर्स एलिमेंट्स को मैंने जो इंडेक्सेस हैं उसको इनिशियलाइज किया है, लेकिन 5th इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। तो जैसा मैंने अभी बोला कि यहाँ पर इस केस में वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या रहेगा, ये देखें कुछ इस तरीके से, यानी कि जो 5th इंडेक्स था यानी कि जो हमारे पास में लास्ट इंडेक्स था उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। क्या अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन। यस सिद्धार्थ। अगर अपन उसमें लिखते हैं equals to के अंदर ओनली 0 तो उसके अंदर 0 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस तरीके से 0 लिखें? नहीं, ओनली 0 बिटवाइज सिद्धार्थ कॉमा के। एक मिनट, आपकी वॉइस थोड़ी सी प्रॉपरली ऑडिबल नहीं है। मैम अगर अपन ओनली 0 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हाँ, अगर आप ओनली 0 लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप ओनली 0 लिखेंगे तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यानी कि जितने भी रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं उन पे बाय डिफॉल्ट 0 असाइन हो जाएगा। अगर उसको खाली छोड़ दे तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट तो गार्बेज ही रहेगा नहीं, सारे वैल्यूज पे। इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस।
नहीं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स को खाली नहीं छोड़ सकते आप। ओके मैम। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या लिखना होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आई थिंक गौरव आपको कुछ पूछना था। अब आगे जो प्रोग्राम है मैं उसको यहीं से आपको समझा रही हूँ इसी डॉक्यूमेंट से। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिंपली एक एरे क्रिएट किया है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते, एरे का जो साइज है वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और डिक्लेरेशन के साथ ही उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक यही केस है सी प्लस प्लस में जहां पर हम बेसिकली सबस्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर साइज ना दें तो यहाँ पर ये वैलिड तरीका होगा। बाकी और कोई वैलिड तरीका नहीं है जहां पर हम साइज को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो अभी इस केस में मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है। कितने मेंबर्स का एरे है, कैसे पता चलेगा कंपाइलर को, जितने भी एलिमेंट्स हम असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग टोटल काउंट डिसाइड किया जाएगा और उतने मेंबर्स का ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम यहाँ पे 10 मेंबर्स का एरे क्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि 0 to 9 यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे पास में, इंडेक्सेस रहेंगे। ठीक है, और 0 to 9 इंडेक्सेस के बाद अगर हम यहाँ पे लूप को डिस्प्ले करवाएंगे तो सिंपली जो लूप है वो 0 to 9 तक ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, और टोटल 10 इंडेक्सेस की वैल्यू को यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में नया सिर्फ इतना ही था कि जब हमने एरे को डिक्लेयर किया तब हमने साइज नहीं दिया। लेकिन अगर हम ऐसा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते कि लेट्स से मैंने एक ARR नाम से एरे क्रिएट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर साइज नहीं दिया, तो ये जो कंसेप्ट है वो गलत है, यहाँ पर ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा C++ में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही एक तरीका है जिसमें हम एरे के साइज को स्किप कर सकते हैं, जब हम उस वैल्यू हम एरे को मतलब एरे के जो इंडेक्सेस हैं उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं तब। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक छोटा कि जैसे मैंने असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे वहां पर मैंने मेंशन नहीं किया कि आपको एरे से करना है या कैसे करना है। ठीक है, जैसे 5 नंबर्स का आपको इनपुट लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर इस प्रोग्राम का जो टाइटल है उसमें आपको क्या करना है, एरे का यूज करके 5 नंबर्स का इनपुट लेके और इवन और ऑड के काउंट को सेपरेटली डिस्प्ले करवाना है। यहाँ तो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको एरे यूज करना है, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम्स में मेंशन नहीं हो कि एरे का यूज करना है या आपको कैसे करना है, तो वो फिर चॉइस आपकी है कि आप कैसे भी करें। लेकिन मैंने असाइनमेंट्स में आपको एरे नहीं दिया क्योंकि एरे हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की ये है कि आप अगर इस प्रोग्राम को बिना एरे के इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको जो नंबर्स हैं वो भी लूप में इनपुट लेने पड़ेंगे, प्लस आप जो बाकी का लॉजिक लगाएंगे वो भी उसी लूप में इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप इस लूप के बाहर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इवन और ऑड के काउंट को आप अलग लूप चलाकर और कैलकुलेट करेंगे, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि लूप के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूं लूप के अंदर मैं 10 नंबर का इनपुट लूं या 5 नंबर्स का इनपुट लूं, जैसे ही लूप ओवर होगा तो जो हमने लास्ट इनपुट लिया है वही ए में स्टोर किया हुआ होगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज तो क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। इसीलिए अगर आपको नंबर्स का इनपुट लेने के बाद उसमें कोई भी आपको कंसेप्ट या लॉजिक इंप्लीमेंट करना है बिना एरे के, तो आप वो सारा काम क्या करेंगे, एक ही लूप से, यानी कि आप एक ही लूप में इनपुट लेंगे और एक ही लूप में क्या करेंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो मैंने अभी बोला वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोग्राम के साथ इम्प्लीमेंट करके बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, इसीलिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।